सो गुड इवनिंग, जितने भी लोग लाइव जुड़ गए सभी को गुड इवनिंग। सो नमस्ते, नमस्कार। तो इन द लास्ट सेशन वी हैव डिस्कस्ड रोमांटिक एरा विद राइटर्स, विद मूवमेंट्स, विद ग्रुप ऑफ पोएट्स, विद वर्क्स। सो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अब सेशन। इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू स्टार्ट विक्टोरियन एरा। विक्टोरियन एरा स्टार्ट विद 1837 when क्वीन विक्टोरिया केम ऑन इंग्लिश थ्रोन। जब वो इंग्लिश थ्रोन पर वापस आ जाती है, सो यहां से विक्टोरियन एरा स्टार्ट होता है। विक्टोरियन एरा सिर्फ एक एरा नहीं है, दिस इज द चेंजिंग ऑफ एवरीथिंग। यहां पर सब कुछ बदलने वाला है। सब कुछ मीन्स सब कुछ, क्योंकि हम कह सकते हैं विक्टोरियन पीरियड जो है 1837, when Queen Elizabeth came on English throne, there was a huge changes in society, in science, in religion, in writing of the writer। जो राइटर्स की राइटिंग थी सब कुछ बदलता है, और यहां से आपको वो राइटर्स देखने को मिलते हैं जहां से KVS, NVS, EMRS, पेपर 2 हर जगह क्वेश्चंस बनते हैं। सो ऑल ऑफ यू आर रेडी टू स्टार्ट दिस सेशन। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं सेशन को। सो चलते हैं विक्टोरियन एरा। विक्टोरियन एरा आप समझ रहे हैं कितना सिविलाइज्ड है। आप ऐसे समझ सकते हैं, लोग प्रॉपर ड्रेसिंग्स में हैं, ओके। अर्बनाइजेशन हो रहा है, ठीक है। प्रॉपर आप देख रहे हो आर्किटेक्चर जो है वो चेंज हो रहा है। यहाँ पर जो कार्ट्स हैं वो डेवलप हो रही हैं, मशीन, स्टीम इंजन, ये सारी चीजें डेवलप हो रही हैं। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यहाँ पर हो रहा है। लोग बिकम्स वेरी स्टैंडर्ड, ओके। दे यूज स्टैंडर्डाइज्ड थिंग्स, स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स, ओके। मतलब कह सकते हैं इन दिस एरा इंग्लैंड वॉज कंप्लीटली गिविंग अप। आपको पता है क्या? गार्डनिंग, ओके, क्रॉप्स, ये सब कुछ छोड़ने जा रहा है इंग्लैंड। इंग्लैंड में कुछ बचने वाला नहीं है। इंग्लैंड में सिर्फ बचेंगी तो मशीनरी, ओके। यहाँ पर मशीनरी बचने वाली है, यहाँ पर मशीन्स का डेवलपमेंट होगा। बाकी सब कुछ खत्म। क्रॉप्स, ये रॉ मटेरियल्स पे काम करना बंद कर देंगे, क्योंकि अब ये लोग क्या करते हैं, रॉ मटेरियल्स को बाय करते हैं फ्रॉम कॉलोनीज, ओके। जो इनकी कॉलोनीज हैं, फ्रॉम इट्स कॉलोनीज दे बाय रॉ मटेरियल एंड दे फाइनलाइज द गुड्स इन इंग्लैंड। दे अगेन एक्सपोर्ट इट एट द सेम प्लेस। वापस से उसी प्लेस पर वापस भेज देते हैं जहां से इन्होंने मंगाया था। तो यहां पर ये एरा बेहद इंपॉर्टेंट है, और कहते हैं दिस इज द लॉन्गेस्ट रेन, एक सबसे लंबा रेन है, ओके। लॉन्गेस्ट रेन इन ब्रिटिश हिस्ट्री। बिकेम क्वीन एट द एज ऑफ 18। सिर्फ कह सकते हैं क्वीन विक्टोरिया बिकेम क्वीन एट द एज ऑफ 18। क्वीन विक्टोरिया की जब भी हम बात करेंगे तो आप याद रखिएगा कि पूरी जिंदगी ब्लैक ड्रेस में वेयर करती थी, वेयरिंग अ ब्लैक ड्रेस थ्रू आउट हर लाइफ। जब तक वो जिंदा रही वो सिर्फ ब्लैक ड्रेस वेयर किया। आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड, उनके जब हस्बैंड की डेथ हो जाती है सिर्फ वो ब्लैक कपड़े पहनती है, ओके। ब्लैक सिंबलाइज मेलनकॉली, ओके। ब्लैक सिंबलाइज करता है मेलनकॉली, ओके। ब्लैक सिंबलाइज करता है डिजेक्टेड पर्सन्स को, ओके। याद रखना, जो दुखी हैं उन लोगों को वहां पर ब्लैक जो कलर है वो डिजेक्टेड करता है, कि रिप्रेजेंट करता है कि सैडनेस को, मेलनकॉली को, ओके, मोनोटोनसनेस को। तो चलिए आइए स्टार्ट कर लेते हैं इस सेशन को। इस सेशन को स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आपको पता करना है कि यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लॉन्गेस्ट रेन इन ब्रिटिश हिस्ट्री। सबसे एक लंबा टाइम होता है ब्रिटिश हिस्ट्री में, लॉन्गेस्ट रेन इन ब्रिटिश हिस्ट्री, याद रखिएगा। सो याद रखना, इट इज अ लॉन्गेस्ट रेन इन ब्रिटिश हिस्ट्री, ओके। तो यहां से आपको क्वेश्चंस भी बन सकते हैं कभी भी एग्जाम में। यहां से जैसे कि आपको पता है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, ओके, रॉबर्ट ब्राउनिंग, टॉमस हार्डी, ये सब कुछ, चार्ल्स डिकेंस, यहाँ पर सब कुछ सारे लोग इंपॉर्टेंट नॉवेलिस्ट आपको मिलने वाले हैं, इंपॉर्टेंट पोएट आपको मिलने वाले हैं। एंड जो पोएट्री है वो तो अपने पीक पर है, तो आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ड्रामा अपने डिक्लाइनेशन पर इस पीरियड में। तो कहते हैं दिस इज द लॉन्गेस्ट रेन इन ब्रिटिश हिस्ट्री। विक्टोरियन पीरियड सबसे लॉन्गेस्ट रेन है। इट स्टार्ट फ्रॉम 1837 और इट एंड्स 1901। इट एंड्स 1901, ओके। 1901 में ये एरा एंड हो जाता है। राकेश, मनीषा, दीक्षा, सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग, ओके। क्वीन विक्टोरिया बिकेम द क्वीन ऑफ इंग्लैंड ओनली एट द एज ऑफ 18। सिर्फ 18 साल की उम्र में वो एक महारानी बन जाती है इंग्लैंड की। इंग्लैंड की कौन बनती है? महारानी बनती है।
याद रखिएगा। सबसे पहले मैरी, ओके, सबसे पहली क्वीन थी मैरी, सेकंड एलिजाबेथ, ओके, एलिजाबेथ, थर्ड जो थी वो थी मैरी सेकंड, फोर्थ आती है आपकी एने, ओके, याद रखिएगा, और फिफ्थ विमेन जो क्वीन है वो है विक्टोरिया, ओके, याद रखिएगा, क्वीन विक्टोरिया। सो दिस इज द फिफ्थ क्वीन, ओके, दिस इज द फिफ्थ क्वीन थ्रू आउट इंग्लिश हिस्ट्री। यदि आप इंग्लिश हिस्ट्री की बात करेंगे तो थ्रू आउट फिफ्थ नंबर पे एक क्वीन है, ओके, याद रखिएगा। कहते हैं हम यहां पर कि मेजर इंटरेस्ट ड्राइंग एंड पेंटिंग, इनका जो मेजर इंटरेस्ट था ड्राइंग और पेंटिंग में था। आपको याद है पेंटिंग से आपको देयर इज अ रैफलाइट ब्रदरहुड, ओके, एक ग्रुप था पेंटर्स का जिन्होंने एक लिंक किया रोमांटिक एरा के पोएट्री को और आर्ट को, ओके, जिसे हम कहते हैं पेंटिंग प्री रैफलाइट पीरियड। यहां पर आपको प्री रैफलाइट पीरियड भी नजर आएगा, ओके। नेक्स्ट 1840 टू 1854 चलता है, अराउंड 15 ओनली 5 इयर्स भी वो कंप्लीट नहीं कर पाता है वो ग्रुप, साथ में राइटिंग करते करते पेंटिंग करते करते। नेक्स्ट इन 1840 she got married with a German prince, ओके, एक जर्मन प्रिंस थे जिनका नाम था अल्बर्ट, ओके, अल्बर्ट से वो शादी कर लेते हैं, who died in 1861, और वो 1861 में अल्बर्ट की डेथ हो जाती है। ओके, यहां पर क्या हो जाती है, उनकी डेथ हो जाती है। यदि डेथ हो जाती है, एक मिनट रुकिएगा, चले, यहां पर क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है उनके हस्बैंड की। इन 1840 शी गॉट मैरिड विद अ जर्मन प्रिंस अल्बर्ट, ओके, ही हु डाइड इन 1861 में उनकी डेथ हो जाती है। अब जब उनकी डेथ होती है तो शी हैज बीन डीपली इन लव विद हिम, वो उसके साथ बहुत गहरे प्रेम में थी। जब इंसान प्रेम में होता है और उसका यदि प्रेमी की डेथ हो जाए तो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो कहते हैं शी सैंक इनटू अ डीप डिप्रेशन, वो एक लंबे डिप्रेशन में चली जाती हैं, एंड बॉर ब्लैक एवरी डे फॉर द रेस्ट ऑफ हर लाइफ, बाकी की बची हुई लाइफ के लिए वो हमेशा ब्लैक कलर के कपड़े पहनती थी। सोच सकते हो, सोच पा रहे हो, इमेजिनेशन करो, दिस इज अ लॉयल्टी, दिस सिंबलाइज द लॉयल्टी, ओके, सिंबलाइज करता है लॉयल्टी को। ठीक है, अब यहां पर आपको समझना है, मैंने आपको कहा है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन वॉज ब्लूमिंग देयर, इंडस्ट्रियलाइजेशन यदि ब्लूमिंग हो रहा है मींस साइंस वॉज ब्लूमिंग देयर, और साइंस और रिलीजन दोनों क्या है, कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएंगे, तो यहां पर एक कंफ्लिक्ट क्रिएट हो जाएगा, कंफ्लिक्ट बिटवीन साइंस एंड रिलीजन, ओके, याद रखना। तो कंफ्लिक्ट बिटवीन साइंस एंड रिलीजन याद रखिएगा, क्योंकि साइंस और रिलीजन कभी भी एक साथ नहीं रह सकते, ओके, जहां पर साइंस आ जाएगा वहां पर रिलीजन खत्म हो जाएगा, जहां पर रिलीजन आ जाएगा वहां पर साइंस को नहीं माना जाएगा, क्योंकि दो कह सकते हैं, दो एक सिक्के की दो अलग अलग साइड है जो एक साथ कभी भी नहीं आ सकती, ओके। एंड यहां पर आपको पता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आपको देखने को मिलेगा एक बड़े लेवल पर, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यहां पर आपको देखने को मिलेगा। यहां पर मशीन्स वॉज इन्वेंटिंग, मशीन्स वॉज बीइंग इन्वेंटेड, मशीनों को इन्वेंट किया जा रहा था, शिप्स हैं, बाइक है, स्टीम इंजन ऑलरेडी इन्वेंटेड, ओके, स्टीम जो इंजन है वो ऑलरेडी इन्वेंटेड हो चुका था। चार्ल्स डार्विन की जो थ्योरी आती है ह्यूमन इवोल्यूशन को लेकर, ओके, चार्ल्स डार्विन, कार्ल मार्क्स, चार्ल्स डार्विन, ये आप लोगों को देखने को मिलेंगे, चार्ल्स डार्विन एंड कार्ल मार्क्स की थ्योरी भी यहां पर आपको देखने को मिलेगी। कार्ल मार्क्स ने कौन सी थ्योरी दी है एक बार मुझे बताइएगा, दास कैपिटल, याद आ रहा है, दास कैपिटल इनका एक बहुत प्यारा वर्क है, बुर्जोइस एंड जो वर्कर्स है उनके बीच में एक इन्होंने बात की है कि कैसे वो एक दूसरे, वो जो बुर्जोई लोग है, बुर्जोई से वो कैसे एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं, किसका, एम्प्लॉइज का, ओके, वो वर्किंग क्लास पीपल का कैसे एक्सप्लॉइटेशन किया जाता है, हाउ एक्सप्लॉइट वर्किंग क्लास पीपल, ये यहां पर बात करते हैं। चार्ल्स डार्विन की थ्योरी आ जाती है ह्यूमन इवोल्यूशन को लेकर कि ह्यूमन जो की इवोल्यूशन कैसे हुआ, इंसान कैसे इंसान बना, ओके, कितना टाइम लगा इंसान को इंसान बनने के लिए। एट द सेम मोमेंट जो ब्रिटिशर्स हैं, ब्रिटिशर्स एक्सपेंड देयर कॉलोनीज, जो ब्रिटिशर्स हैं, इंग्लैंड है, इंग्लैंड अपनी कॉलोनीज को भी एक्सपेंड कर रहा है इस टाइम पर, ओके। आपको याद आ रहा होगा कि 1761 के टाइम पर यहां पर आपको एक जो कॉलोनीज है, जो ब्रिटिशर्स हैं वो इंडिया में रूल करना स्टार्ट कर देते हैं ऑफिशियली।
क्योंकि वो 1600 में तो आते हैं, 1613 में उन्हें परमिशन मिलती है, 1661 के बाद वो प्रोफेशनल तरीके से रूल करना स्टार्ट करते थे, एंड 1750 के आसपास, ओके 1750 और 1850 के आसपास वो अपने पीक पर होते हैं, ओके अपने पीक पर होते हैं रूलिंग करने के, वो कंप्लीटली एक्सप्लॉइट कर लेते हैं इंडिया को। और ऐसा नहीं है सिर्फ इंडिया, बहुत सारी कॉलोनीज थी उनकी। एंड यहां पर एजुकेशनल एक्सपेंशन भी होता है। ये जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड वाज एक्सपेंड इट्स एजुकेशनल सिस्टम इन अदर कंट्रीज, ओके जो अन्य कंट्रीज है वहां पर इंग्लिश को इंपोज करना वो क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। दे वर इंपोजिंग देयर रिलीजन इन ऑन इनटू अनदर कंट्रीज, अनदर कंट्रीज में वो अपना रिलीजन को भी क्या कर रहे हैं, इंपोज कर रहे हैं। आप देखिए क्रिश्चियनिटी कितने वाइड लेवल पर स्प्रेड करते हैं वो लोग। तो ये था पूरा का पूरा विक्टोरियन एज। क्या इतनी बात क्लियर है? चलो एक बार प्लीज मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। मनीषा, राकेश, दीक्षा, मोहित, ओके फाइन। तो याद रखना, इट इज अ लॉन्गेस्ट रेन, सबसे एक लंबा रेन है। क्वीन became the queen of England at the age on only 18. In 1840, she got married with a German prince Albert, and who died in 1861. Okay, she sank into a deep depression and bore black dress every day for the rest of her life. और जो बची हुई जिंदगी में वो हमेशा क्या करती है, वो ब्लैक कलर की ड्रेस बियर करती है। कन्फ्लिक्ट बिटवीन साइंस एंड रिलीजन, ओके इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, कार्ल मार्क्स, चार्ल्स डार्विन, कॉलोनियल एक्सपेंशन होता है, एजुकेशनल एक्सपेंशन यहां पर आपको देखने को मिलेगा कंप्लीटली। चले ओके डन। मजा आ रहा है? मतलब ऐसा तो नहीं लग रहा, बोरिंग तो नहीं लग रहा है, बहुत प्रैक्टिकल तरीके से हम समझ रहे हैं ना। तो अब देख रहे हो हम बहुत करीब हैं, मॉडर्न एरा के बहुत करीब हैं। 1901 के बाद से हम 1947 तक हम मॉडर्न पढ़ेंगे, फ्रॉम पोस्ट मॉडर्न पढ़ेंगे, इंडियन इंग्लिश राइटिंग का जिक्र होगा, उसके बाद हम अपना स्टार्ट करेंगे कल, और लास्ट डे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का सेशन है, उसके बाद एंड है। ओके सो कम टू द पॉइंट, यहां पर अनदर सेशन आता है कि इंग्लैंड ग्रू टू बिकम द ग्रेटेस्ट नेशन ऑन अर्थ। ओके अब आपको पता है इन 1750, एक अप्रोक्सीमेटली टाइम मान लेते हैं, 1750 इंग्लैंड बिकेम द ग्रेटेस्ट नेशन ऑन द अर्थ। अर्थ पर दुनिया का सबसे पावरफुल यदि नेशन यदि कोई है वो था इंग्लैंड। इंग्लैंड वॉज द पावरफुल, द मोस्ट पावरफुल नेशन ऑन द अर्थ। ओके याद रखिएगा। सो यहां पर आपको समझ में आएगा कि इंग्लैंड ग्रू टू बिकेम द ग्रेटेस्ट नेशन ऑन अर्थ। अच्छा मुझे एक बात बताओ, यदि आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा पैसा आ जाए, जब बहुत सारा पैसा आ जाएगा तो आप लोग क्या करोगे मुझे बताओ। जब जिंदगी में बहुत सारा पैसा आ जाएगा तो अपने घर, एक बड़ा घर खरीद लोगे, वेकेशन पर जाओगे, लंबी लंबी छुट्टियां मारोगे, लेकिन लास्ट टाइम जाकर स्पिरिचुअलिटी पर भी आ जाओगे। यस और नो? एक अपना बड़ा घर बना लोगे, बड़ी कार ले लोगे और घर बना लोगे, लेकिन लास्ट में कहां होगे, स्पिरिचुअलिटी पर आ जाओगे। संसार को छोड़कर आप अब रिलीजियस एक्सपेंड करोगे खुद को। इंग्लैंड भी यही करता है। जब इंग्लैंड सब कुछ कर लेता है तो लास्ट में स्प्रेड करता है अपने रिलीजन को, क्योंकि पैसा के बाद सिर्फ ईश्वर देखता है इंसान को। जब भी आप अपनी लाइफ में एक अच्छे पॉइंट पर होंगे, जब आप बहुत पैसा कमा रहे होंगे, आपके पास सब कुछ होगा, वॉट एवर यू वॉन्ट, ओके सब कुछ होगा, तब आप जाओगे, यू विल गो टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन की तरफ जाओगे, वहां पर आप लोगों की मदद करोगे, एंथ्रोपोलॉजिस्ट बन जाओगे। ओके सो अभी तो इंग्लैंड की बस स्टार्टिंग है, तो हमने बस इतना कहा है कि इंग्लैंड ग्रू टू बिकम द ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल नेशन ऑन अर्थ। अर्थ पर सबसे मजबूत और सबसे पावरफुल नेशन बन जाता है इंग्लैंड। ओके सर क्यों बन जाता है? क्योंकि इन एम्पायर, जो इंग्लैंड का एम्पायर है, इंग्लिश एम्पायर इंक्लूड कनाडा, ओके कनाडा बोले अमेरिका के ऊपर, अमेरिका, ओके साउथ अमेरिका, और यहां पर आएंगे तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, हांगकांग, ओके सिंगापुर, साउथ अफ्रीका, केन्या एंड इंडिया। कितना बड़ा साम्राज्य, एम्पायर है। ओके इंग्लैंड ने एक बहुत बड़ी नेवी बना ली, तभी तो इंग्लैंड एक्सपेंड कर पा रहे हैं ना खुद को। तो इंग्लैंड ने एक्सपेंड खुद को कैसे किया? बाय नेवी। तो इंग्लैंड बिल्ट अ वेरी लार्ज नेवी एंड मर्चेंट फ्लीट फॉर ट्रेड एंड कॉलोनाइजेशन। बड़े बड़े लेवल पर व्यापार करने के लिए, कॉलोनाइजेशन के लिए दे बिल्ट अ ह्यूज बिग नेवी एंड मर्चेंट फ्लीट
मर्चेंट फ्लीट, बड़े बड़े व्यापारी लोगों के शिप्स है। आज आप देखिए कि जितना भी इंटरनेशनल ट्रेड होता है वो बाय शिप होता है। ओके, दिस इज द वे वॉज गिवन बाय इंग्लिश पीपल। इंग्लिश पीपल ने ये रास्ता खोजा था, इंग्लिश पीपल ने ये रास्ता हमें दिया था। ओके, कि आज हम इतने बड़े लेवल पर इंटरनेशनल ट्रेड कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ दे बिल्ट अ ह्यूज बिग नेवी, वेरी बिग नेवी एंड मर्चेंट फ्लीट फॉर ट्रेड एंड कॉलोनाइजेशन। सिर्फ ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ ट्रेड करना चाहते थे, उनका मेन पर्पस था कॉलोनाइजेशन, एक्सपेंशन ऑफ इंग्लैंड एंड एक्सपेंशन ऑफ इंग्लैंड एम्पायर। जो इंग्लैंड का एम्पायर है, जो कि यहां पर यदि हम बात करें कनाडा, हांगकांग, ओके, नीचे आप आ जाएं तो आप यहां पर कह सकते हैं हांगकांग के बाद ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड आजू बाजू, ओके, सिंगापुर, यहां पर चले जाइए, सिंगापुर, साउथ अफ्रीका, केन्या, ओके, एंड एज वेल एज इंडिया। अब तुम समझ रहे हो यदि इतना बड़ा किसी का एक्सपेंशन हो गया तो वो क्या करेंगे, वो बस अपने आप को और एक्सपेंड कर रहे हैं। तो यहां पर याद रखिएगा एम्पायर इंक्लूडेड कनाडा, कनाडा की हम बात करते हैं, कनाडा बिल्कुल याद रखना है, ये हमारे हिस्ट्री, क्योंकि हम टीचर बनने जा रहे हैं, वी विल बिकम अ टीचर। ओके, यदि हम टीचर बनने जा रहे हैं तो इट्स अ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वी हैव अ डेप्थ नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, कि हमें सब्जेक्ट की डीप नॉलेज हो। ओके, तो इंग्लैंड का जो एम्पायर था, द एम्पायर ऑफ इंग्लैंड इंक्लूडेड कनाडा, ओके, कनाडा के बाद ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, हांगकांग, सिंगापुर, ओके, केन्या, साउथ अफ्रीका और इंडिया। याद रखना इतना बड़ा एम्पायर। इंग्लैंड बिल्ट अ वेरी लार्ज नेवी, ओके, एंड मर्चेंट फ्लीट, एक बहुत बड़ी मर्चेंट फ्लीट को डेवलप कर लेते हैं। कॉलोनाइजेशन, इंपोर्टेड रॉ मटेरियल, और वो करते क्या थे, दे इंपोर्ट रॉ मटेरियल फ्रॉम इट्स कॉलोनी, वो कॉलोनी से अपने रॉ मटेरियल को इंपोर्ट करते एंड दे फाइनलाइज द रॉ मटेरियल इन इंग्लैंड, और इंग्लैंड में उस रॉ मटेरियल को फाइनलाइज करते एंड देन अगेन एक्सपोर्ट इट फ्रॉम द सेम प्लेस, और जहां से वो आया था वहां पर सेम प्लेस पर फाइनलाइज गुड बेच देते। आज हम शर्ट्स पहनते हैं, ओके, यदि हमारे पास ब्रिटिशर्स नहीं आए होते तो आज भी हो सकता है कि मैं धोती कपड़े पहन के पड़ा रहा होता, कोई बड़ी बात नहीं। ओके, तो याद रखना कि इंग्लैंड को इस बात का भी गुरूर था कि हमने लोगों को सिविलाइज किया है। इसी बात को लेकर चिनुआ एक्वी ने बहुत सारे, जो हम पोस्ट कॉलोनी, यदि हम पोस्ट लिटरेरी थ्योरी पढ़ेंगे तो यहां पर पोस्ट कॉलोनाइज्ड जो थ्योरी आती है वहां पर हम अपने आप को डिफेंड कर रहे होते हैं कि ऐसा नहीं था। ओके, चले, आपने एक क्या नाम है उनका, होमी के भाभा ने कंप्लीटली डिफेंड किया है, ऐसा नहीं था कि सिर्फ आपने हमें सिविलाइज्ड किया, वी आर ऑलरेडी सिविलाइज्ड। ओके, आपने तो हमें क्या किया है, आपने तो हमें स्लेवरी सिस्टम में रखा है, फिर हम ही बेच देते थे, यस, हमको ही बेच देते थे। ओके, लोग पता नहीं मुगल एम्पायर से इतना हेट करते हैं, मुझे लगता है हेट करना है तो ब्रिटिशर से करो। मुगल एम्पायर ने तो बेचारों ने टैक्स का बर्डन यदि पब्लिक पर डाला तो वो टैक्स इंडिया में ही रहा, वो जाकर ब्रिटिशर्स उन्हें लूट ले गए। ओके, ब्रिटिशर्स ने लूटा उसे। ओके, जो तो मैं मुगल एम्पायर, जो अकबर को लेकर, जहांगीर को लेकर मेरे इतने अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू, ऐसे इतने खराब व्यू नहीं है, क्योंकि उनका पैसा इंडिया का इंडिया में ही रहा। ओके, यदि आज आप गांव के सबसे बड़े पैसे वाले बन जाते हैं तो गांव का पैसा आपके पास ही, वो बाहर थोड़ी गया। ओके, कहते हैं यहां पर बाय द मिड 18th सेंचुरी इंग्लैंड वाज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर एंड इंपोर्टर ऑफ गुड्स इन द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर एंड इंपोर्टर मतलब कौन था, इंग्लैंड बन चुका था। इट वाज द प्राइमरी मैन्युफैक्चरर ऑफ गुड्स एंड द वेल्थीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, और इट वाज द वेल्थीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। ओके, याद रखना, इट वाज द वेल्थीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, भूलोगे तो नहीं, ठीक है। अब यहां पर याद रखना, बिकॉज ऑफ इंग्लैंड सक्सेस, अब इंग्लैंड दुनिया का सबसे बड़ा इंपोर्टर एक्सपोर्टर नेशन बन चुका है। इट वॉज द वेल्थिएस्ट नेशन इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे अमीर नेशन बन चुका है। नाउ अब बारी क्या होगी, बिकॉज ऑफ इंग्लैंड सक्सेस, इंग्लैंड की सक्सेस के बाद दे फेल्ट इट, उन्होंने कहा कि दे फेल्ट कि इट वॉज देयर ड्यूटी, कि उनकी ड्यूटी है टू ब्रिंग इंग्लिश वैल्यूज, इंग्लिश लॉज, इंग्लिश कस्टम्स एंड रिलीजन टू द सेवेज रेजेस अराउंड द वर्ल्ड। इन्होंने क्या कहा, आफ्टर इंग्लैंड्स सक्सेस, ओके, ह्यूज सक्सेस, दे फेल्ट, उन्होंने फेल्ट किया, इट वॉज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू ब्रिंग इंग्लिश कल्चर, इंग्लिश लॉ, इंग्लिश कस्टम्स, इंग्लिश फूड, इंग्लिश रिलीजन टू द सेवेज। सेवेज समझ रहे हो कितना गंदा वर्ड यूज किया है,
सेवेज। ओके, सेवेज का मतलब क्या होता है? जो लोग एकदम इलिटरेट हैं, जिन्हें खाना पीना तक नहीं आता, पहनना नहीं आता, सेवेज रेसेस अराउंड दी वर्ल्ड। क्या इस वाले पॉइंट से आप सहमत हैं? मैं तो इस वाले पॉइंट से कभी भी नहीं, यदि कभी अंग्रेज मिले तो इनसे पूछूं कि हम सेवेज नहीं थे, हम वी वर नॉट द सेवेज, हम सेवेजेस नहीं थे। एग्जैक्टली में आपको याद आ रहा होगा, बिफोर द रेनिशा यूरोपियंस, जितने भी यूरोपियंस हैं, यूरोपियंस बिलीव डेट द ईस्टर्न नेशन, ओके, ईस्टर्न का मतलब है हम लोग, ओके, यहां पर एशियन और जैसे ओटोमन एम्पायर है, चाइना है, इंग्लैंड, इंडिया है, वॉज द ह्यूज डेवलप्ड, ओके, देन यूरोपियंस। हम लोग यूरोपियन से ज्यादा डेवलप थे। ओके, चले आगे हम बात करते हैं। यहां पर अब हम इंडस्ट्रियलाइजेशन रेवोल्यूशन को हम पॉइंट बाई पॉइंट तरीके से समझेंगे। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यहां पर होता कैसे है? देखिए, फैक्ट्री सिस्टम्स इमर्ज्ड। यहां पर सबसे पहले इन इंग्लैंड फैक्ट्री सिस्टम्स क्या हो जाते हैं सर? इमर्ज हो जाते हैं। फैक्ट्री सिस्टम्स क्या हो जाते हैं? इमर्ज हो जाते हैं। एग्जैक्टली में जो इंग्लैंड की इकोनॉमी है, इंग्लैंड के में जो पैसा आता था, वो मूव अवे करता है फ्रॉम एग्रीकल्चर टुवर्ड्स द प्रोडक्शन ऑफ द मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। ओके, तो अब इंग्लैंड के अंदर कोई भी कल्टीवेशन नहीं करता। ओके, कोई भी किसी चीज को कल्टीवेशन एग्रीकल्चर पर बिलीव नहीं करता। तो द शिफ्ट इन द इंग्लिश इकोनॉमी मूव्ड अवे फ्रॉम एग्रीकल्चर टुवर्ड्स द प्रोडक्शन ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। अब वो क्या करते? सिर्फ मशीन्स पर काम कर रहे हैं, सिर्फ मशीन्स। इस टाइम पीरियड पर एक मशीन्स का द ग्रेट एग्जीबिशन लगा हुआ था। क्या लगा था? द ग्रेट एग्जीबिशन। ओके, याद रखिएगा, द ग्रेट एग्जीबिशन ऑफ 1851 प्रिंस अल्बर्ट हाउस्ड इन द क्रिस्टल पैलेस। क्रिस्टल पैलेस जो है वो इंडिया की क्या है? ओके, याद रखना। एक मिनट रुकना। चले यहां पर हम बात करते हैं ग्रेट एग्जीबिशन ऑफ 1851। ग्रेट एग्जीबिशन होता है 1851 में, प्रिंस अल्बर्ट हाउस इन द क्रिस्टल पैलेस। ओके, कहां की बात कर रहे हैं? क्रिस्टल पैलेस। मेड ऑफ ग्लास आयरन बाय जोसेफ पैक्सटन। एग्जीबिटेड हाइड्रोलिक प्रेसेस। यहां पर हाइड्रोलिक प्रेसेस होती हैं। लोकोमोटिव्स, जो लोकोमोटिव्स हमारे इंजन थे, डीजल इंजन थे। मशीन टूल, पावर लूम्स एंड पावर रीपर्स एंड स्टीम बोट इंजन को एग्जीबिट किया जाता है। ओके, और एग्जैक्टली में जोसेफ पैक्सटन ने इसको क्या किया था? डिजाइन किया था। जोसेफ पैक्सटन। अच्छा, हु वाज रिगार्डेड एज द फर्स्ट स्टेज डिजाइनर इन इंग्लिश लिटरेचर? हु वाज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट इंग्लिश स्टेज डिजाइनर? प्लीज मुझे नाम बताइएगा। ओके, एक बार मुझे नाम बताइए, देखते हैं कौन कौन बताता है। एक बार आंसर करके बताएं मुझे। कोई है हमारी क्लास में जो इतना सीरियस स्टूडेंट हो कि एक एक पॉइंट को बहुत तरीके से पढ़ रहा हो? यदि वो ना, किसी भी स्टूडेंट ने मेरी प्रीवियस वीडियोस को देखा है तो वो 100% वो आंसर कर पाएगा। हु वॉज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट स्टेज डिजाइनर एंड कॉस्ट्यूम डिजाइनर, ओके, इन इंग्लिश लिटरेचर? नो आइडिया। इनिगो जॉन्स, ओके। और फर्स्ट एग्जीबिशन डिजाइनर, ओके, जोसेफ पैक्सटन, याद रखिएगा, जोसेफ पैक्सटन। इनिगो जॉन्स वॉज कंसिडर्ड, ओके, कोई बात नहीं। इनिगो जॉन्स वॉज कंसिडर्ड एंड रिगार्डेड एज द फर्स्ट स्टेज डिजाइनर एंड कॉस्ट्यूम डिजाइनर in English literature, and Joseph Paxton was the first person who exhibit all the machines। ओके, एग्जीबिशन का जो फर्स्ट एग्जीबिटर जो है वो है जोसेफ पैक्सटन। भूलोगे तो नहीं,
याद रखिएगा। एंड चाइल्ड लेबर पर यहां पर क्या करते हैं, दे स्टॉप्ड चाइल्ड लेबर, और वो यहां से चाइल्ड लेबर को क्या कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं, चाइल्ड लेबर पर कंप्लीटली रोक लगा देते हैं। मतलब यहां से वो बात कर रहे हैं ह्यूमैनिटी पर भी। ओके यदि आप देखोगे तो ह्यूमैनिटी पर भी बात कर रहे हैं कि यहां पर चाइल्ड लेबर को रोक करने का मतलब है कि कंप्लीटली आपने डिस्ट्रॉय होने से बचा लिया किसी की जिंदगी को। ओके बात करेंगे 1832। 1832 में एक रिफॉर्म आता है, फर्स्ट रिफॉर्म। ओके फर्स्ट रिफॉर्म इन द वर्ल्ड, फर्स्ट रिफॉर्म एक्ट एक्सटेंडेड द वोट टू मोस्ट मिडिल क्लास मैन। तो यहां पर कहते हैं कि रिफॉर्म था, फर्स्ट रिफॉर्म एक्ट था, एक्सटेंडेड द वोट, वोट को क्या किया गया, एक्सटेंड किया गया टू द मोस्ट मिडिल क्लास मैन के लिए। 1833 ब्रिटेन एबोलिश कंप्लीटली स्लेवरी सिस्टम एंड फैक्ट्री एक्ट रेगुलेटेड चाइल्ड लेबर इन फैक्ट्रीज। और 1833 में ब्रिटेन ने पहली बार ऐसा किया, वो ब्रिटेन जो कि डेवलप हुआ है, ब्रिटेन हैज कंप्लीटली डेवलप्ड बाय द स्लेवरी सिस्टम, और स्लेवरी सिस्टम से ही डेवलप हुआ है ब्रिटेन। और 1833 आते आते ब्रिटेन फर्स्ट नेशन ऑफ द वर्ल्ड who abolish, completely abolish, okay, completely abolished slavery system, okay, and child labor in factories, completely child labor जो एक्ट था उसको भी abolish कर देते हैं। यहां पर बात करते हैं पुअर लॉ अमेंडमेंट अप्लाइड अ सिस्टम ऑफ वर्क हाउस फॉर पुअर पीपल। जो पुअर लॉ अमेंडमेंट था वो अप्लाइड किया जाता है सिस्टम ऑफ वर्क हाउसेस फॉर पुअर पीपल। इन 1871 ट्रेड यूनियन एक्ट, ओके, जो ट्रेड यूनियन एक्ट है, made it legal for laborers to organize and to protect their rights। और फर्स्ट टाइम ऐसा होता है दुनिया में कि 1871 में ट्रेड यूनियन एक्ट आता है जहां पर जो एम्प्लॉइज हैं वो एक साथ मिलकर क्या करते हैं, अपने राइट्स को लेकर वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ओके आज भी आप देखें बॉम्बे है, बड़ी बड़ी जो वर्क हाउसेस हैं या बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, वहां पर जो लेबर होती है वो धरना प्रदर्शन पर बैठ जाती है कि हमारी मांगों को पूरा करो। तो वो हक मिलता है इन्हें 1871 से। राइट क्लियर है कहानी। अब आते हैं हम रिलीजियस मूवमेंट। रिलीजियस मूवमेंट में क्या होता है सर, रिलीजियस मूवमेंट ऑक्सफोर्ड मूवमेंट एक था, ऑक्सफोर्ड एक रिलीजियस मूवमेंट था, याद रखिए ना। ऑक्सफोर्ड मूवमेंट रिलीजियस मूवमेंट बिगिन इन 1833। ये एक मूवमेंट आता है बाय एंग्लिकन क्लर्जीमैन एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड टू रिन्यू द चर्च ऑफ इंग्लैंड, कि चर्च ऑफ इंग्लैंड जो है उसको रिन्यू करना चाहिए। प्रोमिनेंट अमंग देम वर जॉन हेनरी न्यूमैन, जॉन कैवल, रिचार्ड हॉरेल, इनके नाम याद रखना हो रखिएगा, नहीं रखना हो मत रखिएगा, चार्ल्स मैरियट, लेटेड एडवर्ड पुसी एंड रिचार्ड विलियम चर्च। ओके याद रखिएगा। नेक्स्ट, द ऑक्सफोर्ड मूवमेंट हैज exerted a great influence doctrinally, spiritually and liturgically not only on the Church of England but also throughout the Anglican Communion। ओके तो यहां से एक रिलीजियस मूवमेंट आपको देखने को मिलता है ऑक्सफोर्ड। देन हम बात करते हैं कार्ल मार्क्स। अब आते हैं कार्ल मार्क्स साहब। कार्ल मार्क्स ने अपनी थ्योरी दी। कार्ल मार्क्स का जो थॉट था, कार्ल मार्क्स की थ्योरी आपको पता है क्या है? अच्छा पहले मुझे बताओ कि डू यू नो अबाउट द कार्ल मार्क्स थ्योरी? क्या पढ़ा है आपने? ओके चलो मुझे बताओ क्या आपने पढ़ा है? देखते हैं कौन कौन कहता है। ओके कार्ल मार्क्स की थ्योरी किसने पढ़ी है? दास कैपिटल, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पढ़ा है आपने? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो था, दास कैपिटल थी। इनके एक फ्रेडरिक एंजल, इनके एक दोस्त थे कार्ल मार्क्स के, उन्होंने इस थ्योरी को डेवलप करने में बहुत हेल्प की थी, थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म। अच्छा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म? खुशबू, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म? क्या ये पॉसिबल था? क्या ये पॉसिबल है? एक बहुत इररिलेवेंट थ्योरी है, इसे प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई नहीं किया जा सकता। देखिए कार्ल मार्क्स थॉट कि दिस क्लास स्ट्रगल वुड रिजल्ट इन वर्कर्स टेकिंग पावर। ही बिलीव दैट नो वन शुड हैव पावर ओवर अनदर, कि किसी के पास पावर नहीं होना चाहिए, सारे इक्वल होना चाहिए। दैट एवरीवन शुड बी इक्वल। हिज मोस्ट फेमस बुक वाज द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। याद रखना कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848। कब आई थी? 1848। ही रॉट इट विद फ्रेडरिक एंजल्स इन 1848। इसे कब लिखा गया? 1848 में इसे लिखा गया था। नेक्स्ट नोटेबल आइडियाज क्या है? मार्क्सिस्ट टर्मिनोलॉजी, सरप्लस वैल्यूज, कंट्रीब्यूशन टू द लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यूज,
क्लास कन्फ्लिक्ट, एलिनेशन एंड एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द वर्कर्स, मटेरियलिस्ट कंसेप्शन ऑफ द हिस्ट्री। इसको कभी हम डिटेल में बात करेंगे, कार्ल मार्क्स की जब थ्योरी आएगी तो कार्ल मार्क्स की थ्योरी को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, याद रखना कार्ल मार्क्स की थ्योरी का कुछ भी नहीं था, इनका मतलब ये था कि यदि बुर्जुआइज, ओके, जो लोग बुर्जुआई हुआ करते थे, बुर्जुआइज के पास क्या होती थी, लैंड, मशीन, पावर, ओके, पैसा, सब कुछ उनके पास है। अब वो क्या करेंगे, उन्होंने सपोज करो मेरे पास सब कुछ है, पैसा है, पावर है, लैंड है, मैंने एक मशीन, एक सिस्टम लगा दिया, वहां पर लोग क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, सिर्फ 200 रुपए में आकर वो मेरे लिए काम करते हैं और हर दिन मैं उन लोगों को 200 रुपए की वजह से मैं हर दिन 10,000 रुपए कमाता हूं। तो सिर्फ 200 रुपए लगाने के बाद मैं हर दिन 10,000 रुपए कमा रहा हूं। तो वो कह रहे हैं कि जितने भी एम्प्लॉइज हैं उन सब में 10,000, जो 9800 रुपए आपको प्रॉफिट हुआ है वो सब में बांटा जाए। क्या इज इट पॉसिबल? क्या ये पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल नहीं होता। यदि आप टीचर हैं, यदि आपके घर में 10 नौकर काम कर रहे हैं तो आपकी सैलरी आप सब में थोड़ी बांट दोगे। लेकिन ये बहुत उस टाइम पर रिलेवेंट था, लेकिन अब रिलेवेंट नहीं है। और ये थ्योरी जो कार्ल मार्क्सिज्म है वो जाकर खत्म हो जाती है, एबोलिश कर दी जाती है, क्योंकि इसे प्रैक्टिकल इसे अप्लाई करना बड़ा मुश्किल था। नेक्स्ट, अब बस मेरा आपसे बस एक ही क्वेश्चन है, अब हम चलते हैं लिटरेचर की तरफ। चलें, अब बस मेरा एक बात है, आपसे जानना चाहता हूं, व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ विक्टोरियन राइटिंग। चलें, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, व्हाट वाज द सब्जेक्ट ऑफ विक्टोरियन राइटिंग। विक्टोरियन राइटिंग के सब्जेक्ट क्या होना चाहिए? कोई मुझे बता पाएगा? विक्टोरियन राइटिंग के सब्जेक्ट क्या होने चाहिए? देखते हैं कौन कौन आंसर कर पाता है, कौन कौन आंसर नहीं कर पाता है। यदि जो लोग बहुत प्रैक्टिकली पढ़ रहे हैं वो लोग आंसर जरूर करेंगे। व्हाट वाज द सब्जेक्ट्स, ओके, व्हाट वाज या व्हाट वर द सब्जेक्ट्स ऑफ विक्टोरियन राइटिंग। विक्टोरियन राइटिंग के सब्जेक्ट्स क्या होंगे? चलो देखते हैं, आंसर करें। मैं जानना चाहता हूं कौन कौन आंसर करेगा। ठीक है, मैं सच में देखना चाहता हूं। मैं एक अलग बोर्ड खोल देता हूं जहां पर मैं आपको बता भी पाऊं। ओके, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप ही दिमाग लगाओगे क्योंकि आपको एग्जाम हॉल में बैठना है। मुझे तो पता है, क्या तुम्हें पता है? क्या तुम्हें पता है? मुझे तो पता है। ओके, मुझे तो पता है, क्या तुम्हें पता है? चले, सर पहले आएगा। अच्छा, फ्रीडम और इक्वलिटी, अच्छा कैसे? कैसे मुझे बताओ। आपको याद आ रहा है 1836? ओके, चलें यहां पर हम बात करते हैं। सबसे पहले, सबसे पहला टॉपिक, खुशबू आप आंसर करेंगे, और यदि क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबका नाम है मेरे पास। ओके, बहुत खराब हूं मैं इस मामले में। खुशबू, शिवम, राकेश, मनीषा, इकरार, पांचों लोगों से मुझे आंसर चाहिए कि यदि मैंने आपको इतना बैकग्राउंड, पॉलिटिकल, रिलीजियस, सारी चीजें मैंने पढ़ा दी हैं, तो अब मैं चाहता हूं कि यहां पर आप डिसाइड करें कि यहां पर राइटिंग्स के टॉपिक्स क्या होने चाहिए। यदि सोचिए कि यदि आप इंग्लैंड में इस टाइम पर होते तो आपके लिए टॉपिक्स क्या होते लिखने के लिए। सबसे पहले आपके लिए लिखने के लिए टॉपिक्स क्या क्या हो सकते थे? सोशल चेंजेस, यस। अब सोशल चेंजेस क्या हुआ है? सबसे पहला टॉपिक इन्होंने लिखा सर सोशल चेंजेस। अब सर सोशल चेंजेस क्या क्या हुए? सोशल चेंजेस, ओके, वेरी गुड। सोशल चेंजेस, वाह, वेरी गुड। सोशल चेंजेस का मतलब क्या है? द कंडीशन ऑफ द सोसाइटी, द कंडीशन, द कंडीशन, कंडीशन ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी की कंडीशन क्या होगी। ठीक है, ऑनेस्टी इसी के अंदर आ जाएगी, ऑनेस्टी इसी के अंदर आ जाएगी, करप्शन इसी के अंदर आ जाएगा। आपको बताना भी पड़ेगा ना कि आपके यहां करप्शन कितना है, लॉयल्टी कितनी है, करप्शन कितना है। ओके, अब सोशल चेंजेस की यदि बात कर रहे हो तो अब मुझे अब अगले आता है सर इंडस्ट्रियल डिजाइन। यस, इंडस्ट्रियल डिजाइन। क्लास 2 मिनट के लिए बफर की होगी, अब मेरी तरफ से क्लियर है क्लास, कोई दिक्कत नहीं है। यस, इंडस्ट्रियलाइजेशन यहां पर देखने को मिलेगा। यस, इंडस्ट्रियलाइजेशन, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, ऐसे आंसर चाहिए। मैं चाहता हूं मेरी क्लास में ऐसे ही स्टूडेंट आंसर करें। सर इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, क्या हो जाएगा सर? इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाएगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाएगा, वेरी गुड, इंडस्ट्रियलाइजेशन टॉपिक होगा। सोशल चेंजेस एंड क्लास, क्लास कन्फ्लिक्ट नजर आएंगे, बहुत बढ़िया, क्लास कन्फ्लिक्ट आप कह सकते हैं। अच्छा, क्लास कन्फ्लिक्ट आपको नजर आएंगे, अच्छा ठीक है। इसके बाद आपको पता है सोसाइटी में कुछ लोग
पैसिमिस्ट हो रहे होंगे, कुछ लोग ऑप्टिमिस्ट हो रहे होंगे। रियलिज्म, यस रियलिज्म, अच्छा ठीक है, रियलिज्म की बात कर ली तो मान लेते हैं रियलिज्म आ जाएगा। ओके ठीक है। आगे हम बात करते हैं, पैसिमिस्ट एंड ऑप्टिमिस्ट थॉट आ जाएंगे, पैसिमिस्ट एंड ऑप्टिमिस्ट थॉट आ जाएंगे। कुछ लोगों के लिए तो ये इंडस्ट्रियलाइजेशन काफी अच्छा होगा, कुछ लोगों के लिए काफी बुरा होगा। पैसिमिस्ट एंड ऑप्टिमिस्ट थॉट आएंगे, बहुत बढ़िया। नो एग्रीकल्चर, तो वो हमारी बात नहीं होगी। नो एग्रीकल्चर का मतलब है आप प्रोग्रेस कहना चाहते हैं कि प्रोग्रेस कितनी हुई। वेरी गुड, प्रोग्रेस पर हम बात कर लेंगे। अच्छा, यदि हम सोशल चेंजेस की बात करें, हम डोमेस्टिक लाइफ की बात कर लेंगे। डोमेस्टिक लाइफ कैसी थी? ओके, कंडीशन ऑफ विमेन की हम बात कर सकते हैं यहां पर, कंडीशन ऑफ विमेन की बात कर लेते हैं। ओके वेरी गुड, कंडीशन ऑफ विमेन की बात कर लेते हैं इन द सोसाइटी। कंफ्लिक्ट बिटवीन, ओ माय गॉड, वेरी गुड शिवम, मतलब आई प्राउड ऑफ यू, आई प्राउड ऑफ यू। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया शिवम ने कि सर सबसे बड़ा कंफ्लिक्ट आने वाला है साइंस वर्सेस रिलीजन, साइंस वर्सेस रिलीजन, धर्म और साइंस के बीच में बहुत बड़ा पंगा होगा। बहुत बढ़िया, साइंस वर्सेस रिलीजन। ओके अच्छा मुझे बताओ, क्लास स्ट्रगल आ गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया, कार्ल मार्क्स की थ्योरी से आपने क्लास स्ट्रगल को निकाल लिया। प्रोग्रेस, जब हम इंडस्ट्रियलाइजेशन में आ रहे हैं, मशीनरी सिस्टम को डेवलप कर रहे हैं, तो प्रोग्रेस आ गया। और सोशल चेंजेस में आप सोसाइटी की कंडीशंस को दिखा रहे हैं, वहां पर पैसिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक या रियलिज्म आ गया। ओके राइट नाउ मैं मतलब हेड्स ऑफ, मतलब सच में ऐसे स्टूडेंट होना चाहिए जो बात माने, ठीक है, सच में होना चाहिए। मैंने बस सिर्फ हिस्ट्री आपको बताई है और आपने समझ गए कि यहां पर लिटरेरी आपके राइटिंग है उनके टॉपिक्स क्या होनी चाहिए। वेरी गुड, समझ रहे हो? अब आपको समझ में आया होगा। अब मुझे, हाँ जेंडर की हम बात कर लेंगे। वेरी गुड। अच्छा मुझे इकरार, मुझे आप एक बात बताओ, यदि चार्ल्स डिकेंस के हम नॉवेल्स देखते हैं, चलो हम चार्ल्स डिकेंस को उठा लेते हैं, तो चार्ल्स डिकेंस के नॉवेल्स, आप कोई भी नॉवेल्स उठाइए चार्ल्स डिकेंस का, ये आपको पेज नहीं मिलेगा, ये बस रफ पेज है। ओके चले हम चार्ल्स डिकेंस की बात कर लेते हैं। जैसे कि आपके में चार्ल्स डिकेंस को हमें पढ़ना है, चार्ल्स डिकेंस को यदि आपको पढ़ना है तो आप समझ जाओगे कि सर चार्ल्स डिकेंस का आ टेल ऑफ टू सिटीज की हम बात करेंगे, आ टेल ऑफ टू सिटीज की हम बात कर लेंगे, आ टेल ऑफ टू सिटीज। ओके इसके बाद हम बात करेंगे ग्रेट एक्सपेक्टेशन, ग्रेट एक्सपेक्टेशन। ओके ग्रेट एक्सपेक्टेशंस की हम बात कर लेंगे। हम बात कर लेंगे डेविड कॉपरफील्ड, डेविड कॉपरफील्ड। ओके डेविड कॉपरफील्ड की हम बात कर लेते हैं। यदि आप इन सबको यदि आप देखते हो तो एग्जैक्टली में आपको क्लास स्ट्रगल ही तो नजर आ रहे हैं। यहां पर क्या नजर आ रहा है? क्लास स्ट्रगल नजर आ रहे हैं, क्लास स्ट्रगल आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है, आपको याद आ रहा होगा इनका पहला नॉवेल आया था 1836, पिकविक पेपर, याद आ रहा है? चार्ल्स डिकेंस का पहला नॉवेल आया था पिकविक पेपर। ओके चार्ल्स डिकेंस का फर्स्ट नॉवेल आया पिकविक पेपर, फर्स्ट नॉवेल आया था 1836 में, 1836 में पिकविक पेपर। ओके याद आ रहा होगा पिकविक पेपर, शायद आई थिंक स्पेलिंग देख लेना, पिकविक पेपर्स, बहुत प्यारा नॉवेल था पिकविक पेपर्स। ये सुनो, आपको ये चीजें समझनी है, ये चीजें आपको जाननी है कि आपको जब तक एरा के बारे में नहीं पता होगा आप बहुत ज्यादा लिटरेचर को आसानी से नहीं समझ पाएंगे। आपको पॉइंट्स तो समझ में आए कि इसके सब्जेक्ट्स क्या होंगे, इसके सब्जेक्ट्स क्या होंगे। क्लियर है कहानी? ये सुनो, चले आगे हम बात करें। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट हम आते हैं, हम अपनी क्लास स्टार्ट वापस से जहां हमने छोड़ा है हम वहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। बहुत लंबी क्लास चलेगी, अभी तो दिल थाम कर बैठिएगा, एक लंबा सेशन चलेगा, है ना। नेक्स्ट इसके बाद हम बात करते हैं विक्टोरियन नॉवेल्स के जो सब्जेक्ट्स हैं, वो जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, इंडस्ट्रियलाइजेशन आपको देखने को मिलेगा, क्लास कन्फ्लिक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, क्लास स्ट्रगल, साइंस वर्सेस रिलीजन, प्रोग्रेस, नॉस्टैल्जिया फॉर पास्ट। ओके यूटिलिटरियनिज्म आपको देखने को मिलेगा। चार्ल्स डिकेंस का फर्स्ट पेपर आता है पिकविक पेपर। ओके लास्ट नॉवेल आर म्यूचुअल फ्रेंड 1864। नेक्स्ट यदि हम बात करेंगे तो यहां पर कुछ राइटर्स हैं जैसे कि विलियम ठाकरे, मोस्ट फेमस वर्क वैनिटी फेयर। ओके वैनिटी फेयर इंपोर्टेंट लाइन है, अंडरलाइन कर लीजिएगा। ब्रॉन्टे सिस्टर्स एंड शार्लोट इमली एंड एने 1820-49, ये वर्क आपको देखने को मिलेंगे। शार्लोट जेनायर एंड शिर्ले बेलेटिव प्रोफेसर, इमली ब्रॉन्टे का वुदरिंग हाइट्स, जॉर्ज इलियट्स का मिडिल मार्च। ओके टॉमस हार्डी, टॉमस हार्डी की यदि हम बात करेंगे तो टॉमस हार्डी जो है वो पैसिमिस्ट राइटर है।
ओके कैसे राइटर है? पैसिमिस्ट। जब भी आप इनके वर्क पढ़ोगे आपको निराशा नजर आएगी। ये पैसिमिस्ट है। कैसे हैं सर? पैसिमिस्टिक है। ओके ये पॉइंट याद रखना। टॉमस हार्डी, वी आर रीडिंग if we are reading Thomas Hardy's novel, okay, Thomas Hardy's works, so you can see pessimistic ideas, okay, pessimistic thoughts was there, okay, याद रखिएगा। एंड ज्यूड द ऑब्सक्योर आप पढ़िएगा, द ग्रीन बुक ट्री पढ़िएगा, ओके, हिज लास्ट ज्यूड द ऑब्सक्योर इन 1895, इस सारे के सारे पैसिमिस्टिक है, ऑप्टिमिस्टिक नहीं है, पैसिमिस्टिक है। ठीक है सर, क्लास का टाइम यही बेटर है, 6 PM रेगुलर क्लास पॉसिबल है तो मैं एक बार बात करता हूं, देखता हूं। ठीक है देखिए, द रीजनल नॉवेलिस्ट की यदि हम बात करेंगे तो जैसे जॉर्ज इलियट है, फॉकनर है, ये सारी चीजों को आप पढ़ लीजिएगा, मैं इन्हें डिस्कस करूंगा। अब आते हैं यहां पर, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग। ओके किसकी बात करने वाले हैं? रॉबर्ट ब्राउनिंग। रॉबर्ट ब्राउनिंग वॉज द प्रोमिनेंट एंड डोमिनेंट पोएट एंड डेट इन दिस एरा। ओके इस एरा में सबसे डोमिनेंट एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट राइटर्स जो हैं, पोएट है, वो कौन है? रॉबर्ट ब्राउनिंग। रॉबर्ट ब्राउनिंग को आप देखिएगा यहां पर, जैसे कि इन्होंने रॉबर्ट ब्राउनिंग का है पोर्फोरियाज लवर, रवि बैन एजरा, हाउ दे ब्रॉट द गुड न्यूज फ्रॉम गेन टू एक्स, द पीट पेपर ऑफ हैमलिन, फेरा लिपो एपी, एंड्रिया डेल सार्टो, माई लास्ट डचेस, द लास्ट राइड टुगेदर। ओके याद रखना, तो रॉबर्ट ब्राउनिंग जो है वो ऑप्टिमिस्टिक पोएट हैं। कैसे हैं? ऑप्टिमिस्टिक हैं। ओके ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक पोएट आपको नजर आएंगे। ही वॉज अ ऑप्टिमिस्टिक। ओके एंड टॉमस हार्डी पैसिमिस्टिक। टॉमस हार्डी की बात करेंगे तो पैसिमिस्टिक। टॉमस हार्डी जो है वो भी एक नॉवेलिस्ट है। टॉमस हार्डी वॉज अ नॉवेलिस्ट। तो ये कैसे हैं सर? पैसिमिस्टिक है। ये हर बात में क्या करेंगे? पैसिमिस्टिक चीजों को देखना शुरू कर देंगे। क्या है सर? पैसिमिस्टिक एंड ऑप्टिमिस्टिक। पैसिमिस्टिक आपको याद रखना है, पैसिमिस्टिक है, ऑप्टिमिस्टिक एंड पैसिमिस्टिक। ओके याद रखने। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहां पर एग्जैक्टली ही मैरिड एलिजाबेथ बैरेट, अनदर फेमस पोएट ड्यूरिंग द बैक्टीरियन पोएट। प्लेज इनके, कुछ इनके प्लेज हैं याद रखना रॉबर्ट ब्राउनिंग के, जैसे पीपा पासिस और स्टेट स्टैफोर्ड। ओके याद रखना, पीपा पासिस की एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, याद नहीं आ रही है मुझे सर, डिफरेंस बिटवीन देम। ओके देखिए, ऑप्टिमिस्टिक में क्या होता है कि आप पूरी दुनिया लुट गई है लेकिन आप अकेले हैं, फिर भी आप कह रहे हैं कि मैं जिंदा रह लूंगा। तुम्हारी महबूबा ने तुम्हें धोखा दे दिया, फिर भी तुम कह रहे हो कि उसके साथ बिताए हुए पल, ओके वो जा चुकी है, उसके साथ बिताए हुए पल जो है वो उसे वापस ले आएगी तुम्हारे पास। ओके जो उसके साथ बिताए गए पल हैं वो उसे वापस ला देंगे तुम्हारे पास। ये ऑप्टिमिस्टिक है, आशावादी होना। ओके एक होता है कि सब कुछ है फिर भी निराश हो, कहीं ये मेरा लुट ना जाए, कहीं ये चला ना जाए। ओके तुम्हारे पास 2 करोड़ रुपए और तुम्हें हर दिन आपको ये डाउट हो रहा है यार कहीं चोरी ना हो जाए, यार कहीं लॉस ना हो जाए, तो आप पैसिमिस्टिक हैं, आप निराशावादी हैं। ओके ऑप्टिमिस्टिक एंड पैसिमिस्टिक समझ में आया? इकरार शेख, ओके मनीषा, दीक्षा, मोहित, गॉट इट और नॉट, प्लीज मुझे बताइएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैथ्यू आर्नोल्ड, द इंपोर्टेंट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट पोएट मैथ्यू आर्नोल्ड। याद रखना मैथ्यू आर्नोल्ड, मैथ्यू आर्नोल्ड एंड अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, ये दोनों के दोनों कंटेम्पररीज ही हैं। ओके याद रखना है। सो आपको पता है मैथ्यू आर्नोल्ड की बात हम जब करते हैं तो लैमेंट ऑन द लॉस ऑफ रिलीजियस फेथ, इस टाइम पर क्या है कि मैंने आपको बताया ना साइंस वर्सेस रिलीजन, नहीं पहले आप मुझे शिवम सोलंकी, पहले आप हमें लिखकर भेजेंगे तब हम उनके आंसर्स आपको देंगे। ऐसे नहीं मिलने वाले आपको आंसर्स, ऐसे नहीं मिलने वाले। पहले मैं चेक करूंगा कि आपने लिखा क्या है, मैं इंडिविजुअल सबसे कनेक्ट करूंगा। यदि तुम्हें लगता है कि ये पैटर्न मेरा गलत है तो फिर आप कह सकते हैं। चलो खैर छोड़ो, टीचर्स बहुत आए, यदि इतना इंपोर्टेंस दोगे तो बात ही खत्म नहीं हो जाएगी। चलो लैमेंट ऑन लॉस ऑफ रिलीजियस फेथ, मैंने आपको पहले ही कहा है कि इन विक्टोरियन पीरियड साइंस वॉज ब्लूमिंग मोर देन रिलीजन। ओके रिलीजन से ज्यादा साइंस ब्लूम कर रही थी, साइंस वॉज डेवलपिंग अलॉट मोर देन रिलीजन, रिलीजन से ज्यादा
साइंस डेवलप कर रही थी। तो जो लोग प्रीस्ट हैं, जो लोग फादर हैं, जो रिलीजियस पर्सन्स हैं, वो हमेशा इस चीज़ को रिग्रेट करेंगे, लॉस में रहेंगे, दुख में रहेंगे, लैमेंट करेंगे। ओके, आगे हम बात करते हैं। तो यहाँ पर आपको समझना होगा इस चीज़ को कि उस टाइम पर जो रिलीजियस पर्सन है वो लॉस्ट में आ जाएगा कि यार रिलीजन, धर्म को प्रायोरिटी पे नहीं रखा जा रहा। तो मैथ्यू आर्नोल्ड इसी बात को लेकर लिखते हैं, लैमेंट ऑन लॉस ऑफ रिलीजियस फेथ। ये जो इनकी पोम है लैमेंट ऑन लॉस ऑफ रिलीजियस फेथ, इसी बात पर है। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं थायरेसिस। थायरेसिस इनकी एक पोम है जो इनके एक मित्र थे एएच क्लॉ, इनके लिए। ओके, रग्बी चैपल। रग्बी चैपल जो है वो थॉमस आर्नोल्ड, ओके, मैथ्यू आर्नोल्ड के फादर थे जो प्रिंसिपल थे। ओके, रग्बी जो चैपल है, रग्बी चैपल बहुत प्यारा वर्क है। थॉमस आर्नोल्ड जो है वो इनके फादर थे, जो हु वाज द प्रिंसिपल ऑफ इन स्कूल। एक स्कूल में वो प्रिंसिपल थे, और उनकी डेथ के बाद इन्होंने उनके लिए एक पोम डेडिकेटेड की थी, रग्बी चैपल। ओके, याद रखना, कई बार पूछा गया है। शेक्सपियर, इन्होंने शेक्सपियर के लिए लिखा। एक इन्होंने वर्क लिखा था मेमोरियल वर्सेस। मेमोरियल वर्सेस विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए था। गॉथ एक राइटर थे, उनके लिए था। और बायरन को इन्होंने डेडिकेटेड किया था। और बायरन को आपको पता होगा, सर मुझे ये मेथड अच्छा लगा, एटलीस्ट सभी इन्वॉल्व तो होंगे। यस, सभी इन्वॉल्व होना जरूरी है। जब तक आप इन्वॉल्व नहीं होंगे तब तक आप नहीं कर सकते तैयारी। यार देखो, टीचर्स के दो काम होते हैं। जैसे कि मैं बहुत थोड़ा सा सेल्फिश टाइप का इंसान हूं। मेरा मतलब होता है कि स्टूडेंट ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्ट करेगा, वो स्वार्थी हो जाएगा, वो मुझसे क्वेश्चंस पूछ रहा होगा, यदि उसका रिजल्ट आएगा तो नाम मेरा होगा। ओके, तुम कल के दिन दो दो अपने लोगों को बता सकते हो कि यदि इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश लिटरेचर सो देन ज्वाइन कार्तिक सर क्लासेस। ऑब्वियसली बात है ना, यही कहोगे कि देन ज्वाइन स्वास्तिक इंस्टीट्यूट। ऑब्वियस सी बात है। तो मैं थोड़ा सा बहुत सेल्फिश इंसान हूं, मैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट हूं, लेकिन जहां पर अभी हम वर्क कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, वो थोड़ा सा सेल्फिश से भरा होना भी चाहिए। यदि तुम सेल्फलेस हो जाओगे ना, यदि आपने सेल्फिशनेस आपके अंदर आ जाएगी तो वो प्रॉब्लम है। सिर्फ ठीक है, कोर्स के लिए बात चल रही है, बात खत्म, छोड़ो। लेकिन यहां पर आपको पता है डोबर बीच बहुत प्यारा वर्क है, याद रखना। डोबर बीच, स्कॉलर जिप्सी इनकी एक पोअम है, ऑक्सफोर्ड स्कॉलर के लिए है। सोहरब एंड रुस्तम इनकी एक बहुत प्यारी, इनका एक प्ले है जो कि एक ट्रेजेडी है, मैरोप। ओके, याद रखना, एक ट्रेजेडी है इनकी, मैरोप, याद रखिएगा। किसकी? मैथ्यू आर्नोल्ड ने एक ट्रेजेडी लिखी है, मैरोप। और एक क्रिटिक भी रहे, इन्होंने कुछ क्रिटिसिज्म लिखा है, स्टडी ऑफ पोएट्री एंड कल्चर एंड अनार्की। ओके, कल्चर एंड अनार्की। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट पर हम बात कर लेते हैं, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। ओके सर, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के बारे में बात करेंगे। तो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की एक बहुत प्यारी पोएम है, जिसको लेकर जब हम कल थोड़ा सा एक छोटा सा टॉपिक और है, प्री रैफलाइट पीरियड। ओके, प्री रैफलाइट जो ब्रदरहुड है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो वहां पर अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन को जो आपको जरूर याद रखना है, इनकी एक पोएम थी, इनकी एक पोएम है द लेडी ऑफ शैलॉट। ओके, द लेडी ऑफ शैलॉट। जब आप लेडी ऑफ शैलॉट को जो पेंटिंग्स है, ओके, जो जॉन विलियम वाटरहाउस, ओके, द पेंटिंग वाज डिजाइन बाय जॉन विलियम वाटरहाउस ने उसको डिजाइन की है। और इसकी जो द लेडी ऑफ शैलॉट की जो पेंटिंग है वो बहुत ही प्यारी है। ओके, उसको डिजाइनर कौन है, उसको पेंटर कौन है, वो है जॉन विलियम वाटरहाउस। ओके, जॉन विलियम वाटरहाउस, शायद नाम ही पहली बार सुन रहे होंगे। तो द लेडी विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज हम इन्हें कहते हैं, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन को, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन को। द लेडी ऑफ शैलॉट आपको याद रखना है, द लोटस ईटर्स। ओके, LOTUS कर लेना, द लोटस ईटर्स। यूलिसिस आपको याद रखना है, मॉर्टे दे अर्थर, द स्टोरी ऑफ मॉर्टे दे अर्थर इज बेस्ड ऑन टॉमस मैलोरी। टॉमस मैलोरी जो है वो एक इंग्लिश राइटर थे, मिडाइवल इंग्लिश राइटर है। उन्होंने एक वर्क लिखा था मॉर्टे दे अर्थर, तो वहां से इन्होंने स्टोरी लिए, मॉर्टे दे अर्थर। इन मेमोरियम एग्जैक्टली में इट्स एन एलिजी, एक क्या है, एक एलिजी है, इट्स एन एक एलिजी है, याद रखना, एक एलिजी है। और एग्जैक्टली में इनके एक दोस्त थे, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के दोस्त थे, उनके लिए एग्जैक्टली में इन्होंने लिखी थी, WHS। ओके, हेनरी हेलम। ओके, विलियम हेनरी हेलम करके नाम था, WHS करके कुछ नाम है उनका, हेनरी हेलम, WHS। और एक कोई और नहीं थी, इनकी एक सिस्टर थी अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की,
वो WHS से क्या थी, उनका जो क्या कहते हैं रिलेशनशिप था, और इस बात को लेकर अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का WHS से बहुत ज्यादा कनेक्शन था। ओके, दे आर हिज सिस्टर वाज इन रिलेशनशिप विद WHS, विलियम हेनरी हेलम। ओके, याद रखिएगा। अर्थर हेलम, WAH है क्या है, उनका नाम याद नहीं आ रहा मुझे, एक बार प्लीज नाम कंफर्म करिएगा। ये जो वर्क है वो ये कह लीजिए अर्थर हेलम के लिए, मुझे याद है WAHAM है, कुछ ऐसा ही है, प्लीज नाम याद रखना। अर्थर हेलम करके AH होगा, अर्थर हेलम। ओके, WAH, अर्थर हेलम। मॉड एंड अदर पोम्स वाज रिसीव्ड अमेजमेंट बाय द पब्लिक लेडीज द किंग ऑफ इनोक अर्डन। ओके, याद रखना है। क्लियर है कहानी? चले, इन मेमोरियम आपको मैं बता चुका हूं, द लोटस ईटर्स में आपको बता चुका हूं, द लोटस ईटर्स में आपको बता चुका हूं। ओके, यूलिसिस आपको मैंने बता दिया, मॉर्टे द अर्थर, इनको याद कर लेना। ओके, चलें नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ लिटरेचर के जो नॉवेलिस्ट हैं यहां पर, जैसे चार्ल्स डिकेंस। चार्ल्स डिकेंस वाज अ विक्टोरियन नॉवेलिस्ट, याद रखना। चार्ल्स डिकेंस वाज अ विक्टोरियन नॉवेलिस्ट। ही रॉट सम नॉवेल्स, सम इंपोर्टेंट नॉवेल्स, ओके, जैसे ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, ऑलिवर ट्विस्ट, ओके, डेविड कॉपरफील्ड, ओके, ब्लीक हाउस। इनके 2-4 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, ये हमें स्टडी भी करने हैं। ये KVS के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, एक KVS के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलो यहां पर हम बात करते हैं विलियम मेक पीस ठाकरे, वैनिटी फेयर। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जॉर्ज इलियट का मिडिल मार्च, द मिल इन द फ्लॉस, द मिल ऑन द फ्लॉस बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, द मिल ऑन द फ्लॉस। शार्लोट ब्रॉन्टे जैन आयर इनका एक वर्क है जो कि बहुत ही प्यारा है। इमली ब्रॉन्टे इनका एक वर्क है बूदरिंग हाइट्स। टॉमस हार्डी का जूड द ऑब्सक्योर, टेस अरवेलिस। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एलिजाबेथ गास्कल, नॉर्थ एंड साउथ बहुत इंपॉर्टेंट है। एंथोनी ट्रॉलोप, इन ये तो नॉर्मल से, इनको छोड़ दीजिएगा। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की एक पोम है लोटस ईटर्स इन मेमोरियम, याद रखना। लोटस ईटर्स, अर्थर हेनरी हेलम, यस बिल्कुल करेक्ट। AHH मैं सही लिख रहा था, मतलब AHH। ओके, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, मैं करेक्ट कर देता हूं, अर्थर हेनरी हेलम। ओके, सॉरी, समटाइम्स क्या होता है लिटरेचर में बहुत सारे नाम ऐसे होते हैं जो स्लिप कर जाते हैं। ओके, माय बैड। अर्थर हेनरी हेलम। ओके, याद रखना, हेलम। ओके, चलो ध्यान रखिएगा, है ना। अर्थर हेनरी हेलम, एग्जैक्टली मैं अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन सिस्टर was in relationship with Arthur Henry Hellum. That's why he feel connection with him. When he died, so he wrote an elegy on memory of him. Okay, चलो। टॉमस हार्डी याद रखना। रॉबर्ट ब्राउनिंग का माई लास्ट डचेस बहुत इंपॉर्टेंट है। एलिजाबेथ मैथ्यू एर्नोल्ड का डोवर बीच, कल्चर एंड अनार्की। क्रिस्टियाना रोजेटी, गैबलिन मार्केट, इनका बहुत प्यारा वर्क है। टॉमस कार्ले, जॉन रस्किन, मैथ्यू एर्नोल्ड, वॉल्टर पेटर, ये इनके क्या है, एसेइस्ट और नॉवलिस्ट है। ठीक है, याद रखना। डिकेंस, हार्डी। अब यहां पर आपको समझना है क्या डिकेंस जो हैं वो कैसे हैं, सोशल रियलिज्म पर बात कर रहे हैं। डिकेंस टॉक्स अबाउट सोशल रियलिज्म, ये किस पे बात कर रहे हैं, जो एग्जैक्टली में डिकेंस है वो सोशल रियलिज्म पर बात कर रहे हैं। ओके, जो हार्डी हैं, टॉमस हार्डी, वो पैसिमिज्म एंड बेसेक्स नॉवेल्स पर बात कर रहे हैं। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन रिप्रेजेंटेटिव पोएट है। ब्राउनिंग जो है वो ड्रामेटिक मोनोलॉग एंड ऑप्टिमिस्टिक है। और टॉमस एर्नोल्ड जो है वो एग्जैक्टली मैथ्यू एर्नोल्ड जो है वो कल्चर एंड क्रिटिसिज्म पर बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर हम विक्टोरियन एरा को खत्म करते हैं और कल से एक छोटा सा एरा है, इसे रिकॉर्डेड फॉर्म में मैं प्रोवाइड करा दूंगा। आज के लिए मुझे लग रहा है इतना काफी है। तो प्री रैफलाइट ब्रदरहुड पर हम बात करेंगे। प्री रैफलाइट ब्रदरहुड जो है वो एक दी ग्रुप ऑफ पेंटर्स हैं जो कि काफी इंस्पायर हैं इटालियन पेंटर से। ओके, जो रैफल है, ओके, राल्फ की यदि बात करेंगे, रैफल की बात करेंगे, तो जो राल्फ है, राल्फ वाज एन इटालियन पेंटर। ओके, वो एक इटालियन पेंटर थे। सो मुझे लग रहा है आज के लिए बस इतना काफी है। बाकी जो मुलाकात है वो करेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में। जब तक के लिए आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। यदि किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, मैं आपके जवाब दे दूंगा। यदि आप में से कोई भी यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर MP सेट की तैयारी कर रहे हैं तो वो आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं।
जहां पर आपको सारी चीजें मिलेंगी, MCQs मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप डाउनलोड एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप आज ही डाउनलोड करें। और नेक्स्ट सेशन में हम मिलने वाले हैं, कमिंग सून जो हमारा सेशन है वो है प्री रैफलाइट ब्रदरहुड, याद रखना प्री रैफलाइट ब्रदरहुड। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें।